Audio Jungle. Audio Jungle. जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन, आपका वार चैनल में खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। कोरोना की जो पेंडेमी है वो आप अपने आखिरी मराहिल में है, लेकिन अभी तक बहरहाल इसके असरात हैं, कब तक रहेंगे इसका कोई पता नहीं। आज हम आपके सामने जो मौजू लेकर आए हैं, जिसके ऊपर हमने बात करनी है, वो है अफगानिस्तान। पिछले दिनों न्यूज़ में भी उसका काफ़ी चर्चा रहा जब तालिबान ने 20 साल के बाद टेक ओवर किया। इससे पहले कि हम इस मौजू की तरफ जाएं कि तालिबान कब आए, कहाँ से आए, इस इससे भी थोड़ा पहले इसकी तारीख को जानना मेरा ख्याल बेहद ज़रूरी है, ताकि इस पूरे खित्ते को ज़रा जोग्राफियाई हवाले से भी समझने की कोशिश की जाए। उसके बाद जो तब्दीलियां आती हैं उनको फिर बंदा ज़रा अच्छे तरीके से देख सकता है। तो हमारे साथ शामिल गुफ्तगू हैं एज यूजुअल अली सियाद साहब लंदन से और जफर अहमद साहब कनाडा से। जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला, थैंक यू वेरी मच। जी, सजाद भाई, आपकी तरफ मैं आता हूँ। पहला तो ये बताएं कि अफगानिस्तान की जो स्टेट है, ये थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताएं हिस्ट्री के हवाले से कि क्या है। पाकिस्तान तो खैर बाद में बना, लेकिन ये तो शुरू से ही है। तो फिर हम आगे आते हैं पाकिस्तान की तरफ। बड़ा ये एक तो दिलचस्प और बड़ा तवील टॉपिक है, और इसमें आप जितना भी डेप्थ में जाते जाएं ये दिलचस्पी भी बढ़ती जाती है, और ये टॉपिक जो है वो मुख्तलिफ जो जावियों में बढ़ता भी चला जाता है। मैं कोशिश करूंगा मैं इसको ना विद इन लिमिट्स, और इसको मैं इधर ना जाऊं, अगर जाऊं तो आप मुझे वापस इस टॉपिक पे ले आए, ठीक है? जी जी, ज़िमनी तो सवाल पैदा होंगे, अच्छी सी बात है। मैंने मैंने कोशिश की है इसे कंसाइज किया जाए, लेकिन ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट इसलिए है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो रिलेशनशिप है उसमें लव एंड हेट मतवातर देखने में आता है, खास तौर पे आफ्टर 1947। लेकिन ये बहुत सिंपल बात नहीं होती कि किसी एक मुल्क का या किसी एक रीजन का किसी दूसरे रीजन से बिटरनेस क्यों है, या उनमें आपस में तलखी क्यों है। उसके पीछे ज़रा बहुत सारी तारीखी वजूहत होती हैं, बहुत सारे मामले होते हैं। फिर एक कौम ऐसी होती है कि जो अपने तशख़्ख़ुस के लिए बाज़ दफ़ा बहुत सारे फ़रेब भी घड़ लेती है और बहुत सारी बातों को अपनी तारीख में शामिल कर लेती है, और दूसरी तरफ कुछ कौमें ऐसी होती हैं जो बहुत सारी तल्ख हकीकतों बातों को फरामोश करके आगे चलने की कोशिश करती हैं। पाकिस्तान चूंकि एक आइडियोलॉजिकल स्टेट रहा है, और पाकिस्तान को अफगानिस्तान ने, जैसे कि सब जानते हैं, तस्लीम नहीं किया था। जैसे ही पाकिस्तान वजूद में आया, पाकिस्तान को अफगानिस्तान ने तस्लीम नहीं किया, और पाकिस्तान के बहुत सारे इलाकों पे अफगानिस्तान अपना जो है हक समझता था, खास तौर पे ट्राइबल जो बेल्ट है हमारी पाकिस्तान की। अच्छा, इन चीजों को मैंने भी बड़े गौर से समझने की कोशिश की है, संजीदा लोगों ने इसको बड़ा काम किया है, और तारीख में कोई ऐसी चीज नजर नहीं आती जिसकी बुनियाद पर आप कहें कि आपके हमसाया मुल्क का मौकफ दुरुस्त है या उसमें कोई जान है। अब आप देखें कि अफगानिस्तान की जो तारीख है, या जो अफगानिस्तान का अपना ज्योग्राफी है, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होता रहा, और वो कभी भी एक साथ नहीं रहा। और सरहदें हमेशा जब तक लीग ऑफ नेशन से पहले एक जमाना था जब सरहदें कभी भी मुस्तकिल नहीं हुआ करती थी, चेंज होती रहती थी, हमलावर आते जाते थे, एक्सपेंशन होती रहती थी, कभी ट्राइब्स ने कब्जा कर लिया, कभी बैरूनी हमलावर ने कब्जा कर लिया। इसलिए कोई एक इलाका भी जो था वो कभी भी किसी एक कौम की मुस्तकिल टेरिटरी नहीं हुआ करता था। ये तो बड़ी कॉमन प्रैक्टिस थी जी। अफगानिस्तान तो अभी कल की बात है, अफगानिस्तान बना है, ये 1880 से अफगानिस्तान है।
अमीर अब्दुर्रहमान के ज़माने में अंग्रेज़ों के साथ इसकी जब सेटलमेंट हुई है तो ब्रिटिश ने ये नाम दिया है इसको अफगानिस्तान। इससे अच्छा, पहले उससे पहले ये खुरासान था, ठीक है। गुड, सही। और चलो, शुक्रिया। खुरासान भी जो था वो एक ज़माने में ईरान का सूबा रहा है और नादिर शाह ने उसके ऊपर कब्जा किया था। अगर हम उससे भी पहले थोड़ा सा चले तारुफ के लिए, तो इस खित्ते का और हिंदुस्तान का आपस में बहुत साथ रहा है। और हिंदुस्तान जो था वो चूंकि एक जरखेज इलाका था, पुरअमन लोग थे, उनका एक अपनी तहजीब थी। और हिंदुस्तान ने कभी भी एक्सपेंशन के लिए, यानी जब कंबाइंड इंडिया था, एक्सपेंशन के लिए इधर उधर नहीं जाना पड़ता था, क्योंकि ये तारीख इस चीज़ की गवाह है कि जो कौमें तहजीब याफ्ता हैं या जिनके पास मुवाफिक ज़राए हैं, ज़रात है और ज़रखेज़ ज़मीन है, उनको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं होती। और प्लेटो से या बैरन इलाकों से कौमें हमेशा ज़रखेज़ इलाकों पे हमलावर हुआ करती थी। ये एक बुनियादी सा असूल था। बिल्कुल ऐसे ही है। तो कदीम ज़माने में, यानी बिफोर क्राइस्ट, हम आप देखते हैं कि इसी इलाके से बहुत सारी कौमें आई और उन्होंने पहले अफगानिस्तान के इलाके को तख्त ताराज किया। यानी ये भी मिथ बिल्कुल गलत है कि अफगानिस्तान पे कभी किसी ने हुकूमत नहीं की या अफगानिस्तान पे कभी किसी ने कब्जा नहीं किया। इट्स टोटली रॉन्ग। और किस अफगानिस्तान को किस जी हवाले से, यानी कि अंग्रेजों ने या कि ततारियों ने? नहीं, जनरल मिथ है। आप अफगानियों से पूछें, या एक जनरल परसेप्शन है कि अफगानिस्तान कभी फतह नहीं हुआ या अफगानिस्तान पे कभी अच्छा, किसी कौम ने कब्जा। ये जनरल आप सुनने में आता है। हमारे टीवी के अक्सर जो जज्बाती किस्म के एंकर हैं वो भी लाइलमी में ये बातें कर जाते हैं। पता नहीं किसको खुश करना होता है इन लोगों ने। रियलिटी से बिल्कुल बरअक्स है। हिंदुस्तान पे जितने भी हमलावर आए हैं वो अफगानिस्तान के इलाके को तख्त और ताराज करते हुए आगे बढ़ते थे। दरा खैबर से आते थे ना सारे। बिल्कुल ऐसे ही है। ये जो जीरुद्दीन बाबर है, ये भी उधर से आया, आपसे वो ये गुजर के ही आया, इसको फतह कर किया है। ज़हीरुद्दीन बाबर तो अभी कल की बात है ना। मैं आपको बताता हूँ, बिफोर हिस्टोरिक पीरियड आर्यंस सबसे पहले आए, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, आर्यंस के बाद यहाँ पे यूनानी आए हैं, ग्रीक, ये सिकंदर साहब अपने, ठीक है, सिकंदर हाँ आजम। जी, ये तो सिकंदर आजम 3,500 आया, साल पहले आए हैं। आर्यंस आए, आर्यंस आए, ईरानी आए, यूनानी आए। फिर उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य, कुषाण सिविलाइजेशन, सुखेरियन, फिर सफेद हुन आए। ये सब बिफोर क्राइस्ट के जमाने की बातें हैं, ठीक है। बिफोर क्राइस्ट, बिल्कुल ऐसे अच्छा, ही ये है। सब सफेद कौमें आई और सेंट्रल एशिया के इलाके से ये लोग आई। उसके बाद का जमाना आप देख लें कि रिसेंट हिस्ट्री में तैमूर आया, तैमूर लंग बिल्कुल। आया। उससे पहले हम्म। चंगेज खान, हलाकू खान का जमाना आता है। हम्म। इन लोगों ने सारे इलाके को मेरा तहस नहस किया। तो ये इलाका जो था ये हमलावरों की हमाजगा रहा है। हिंदुस्तान भी, अफगानिस्तान का रीजन सारा। और चूंकि अफगानिस्तान में तो कोई ऐसी चीज नहीं थी कि वहां को हमलावर ठहरता, ना कोई वहां पे जरखेज मैदान थे, ना ज़रात थी, ना दौलत थी। ये हम्म। सब कुछ तो हिंदुस्तान में हुआ करता था, इसलिए यहाँ पे लोग आया करते थे। अब इसकी मैं डिटेल में जाऊंगा तो ज्यादा बात बहुत ज्यादा फैल जाएगी। मैं फिर इसको समेटता हूँ कि आज से तकरीबन 300 साल पहले से हम जमाना शुरू कर देते हैं कि जब इसने यहाँ पे हमला शुरू किया, नादिर शाह ने, जब नादिर शाह ने हमले शुरू किए हैं हिंदुस्तान पे, तो हिंदुस्तान उस वक्त दाखिली इंतशार का शिकार था। यहाँ पे ग्रेट मुगल एम्पायर को वैसे जवाल आ चुका था। और यहाँ पे फरख्शेर, सैयद बरादरान, मोहम्मद शाह, इन सब के आपस में दाखिली मसले मसाइल चल रहे थे। मरहटे जो थे उनकी अपनी ताकत सर उठा रही थी, जो रोहेले थे वो अपना, उनका एक असर था। बंगाल में अपनी मूवमेंट चल रही थी। और सिख जो थे वो अलहदा स्ट्रांग हो रहे थे। मुसलमानों में वैसे ही कोई आपस हम्म। में कोई ऐसा इतफाक नहीं था। लेकिन उस तो वक्त नादिर शाह, मुगल एम्पायर, मुगल कौन था किंग जो, कोई याद है? किसके जमाने में? जब ये नादिर शाह आया है हिंदुस्तान में। ना, नादिर शाह के जमाने में इसकी फर्क फर्क शेर था उस जमाने में। अच्छा, अच्छा। और फर्क शेर ही था, जहां तक मेरा यानी ज़हन में आ रहा, फर्क शेर का ही नाम था। क्योंकि फर्क शेर के बाद जब
हाँ, फर्क से ही था क्योंकि वो खत्म हुआ था, फिर मोहम्मद शाह की हुकूमत आई है। और उसके बाद जब ये अहमद शाह अब्दाली का जमाना आता है, क्योंकि अहमद शाह अब्दाली भी इसके बाद आया नादिर शाह के। नादिर शाह तो एक दफा दिल्ली को लूट के चला गया। अच्छा, उसने तो एक दफा उसने तो हर चीज लूट ली वहां पे दिल्ली को। उसने जनाब कत्लेआम किया, उसको लूटा, और वहां से ढेर सारा मालो दौलत जो था वो लेके ईरान चला गया। कोहिनूर हीरा मशहूर है जमाना, वो भी नादिर शाह अपने साथ ले गया था। ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब नादिर शाह हो गया था कत्ल जाके ईरान में। बहुत सारे करैक्टर ना, शायद मैं एक दो कोई नाम भी आगे पीछे कर दूं तो वो जरा उसको मिस्टेक ही समझा जाए, लेकिन ओवरऑल जो सीन है उसमें सीक्वेंस ही होगा, हाँ जी, ठीक हो बाद में नाम स्किप हो जाता है। गया। अच्छा, नादिर शाह जब चला गया वापस, नादिर शाह जब कत्ल हो गया तो अहमद शाह अब्दाली जो था ये नादिर शाह का जनरल था एक, ठीक है, उसकी फौज में, हाँ जी। और इसका तल्लुक खुरासान से था। इसको फिर इसके कबीले वालों ने अमीर मुकर्रर किया, और अहमद शाह ने भी तकरीबन 9 के करीब हमले किए हैं मुख्तलिफ अदवार में हिंदुस्तान के ऊपर, अपनी वो एक लोकल हेजमनी कायम करने के लिए और लूट मार के लिए। और आखिरी दफा इसका जब बेटा आया इसके साथ, उसका नाम तैमूर था, और अहमद शाह अब्दाली ने जब हमला किया है हिंदुस्तान पे, इसने अपने बेटे तैमूर को गवर्नर पंजाब मुकर्रर किया है, और वो कुछ अरसे वहां पे गवर्नर पंजाब रहा है। तो पीछे से बगावत हो गई मराठों ने और सिखों ने और मुगलों ने उसको निकाल दिया तैमूर को पंजाब से। इसके बाद फिर तीसरी पानीपत की जंग होती है, तकरीबन 1761 की बात है जब ये तीसरी पानीपत की जंग हुई है अब्दाली की और मरहट्टों की, जिसमें अब्दाली ने मरहट्टों को 12 शिकस्त दी। इसके बाद अब्दाली चला जाता है, लेकिन पीछे से हिंदुस्तान में ये लोग दोबारा ताकत पकड़ते हैं, और उसके बाद मुगल अंपायर जो है, मुगल तो खैर नॉमी उनमें कोई वैसी जान नहीं रह गई थी। मकसद कहने का ये कि ये अफगानिस्तान का जो ताल्लुक था हिंदुस्तान से, ये लूट मार का और छीना झपटी का जारी सारी था, और वहां से इन्वेडर्स यहाँ आते रहे हैं, लूट मार करते रहे हैं। और एक इनके अंदर जो था ना कौमियत का और एक ये लूट मार का और सियासी हवाले से जो जंगोजल थी ये जारी रही। और हिंदुस्तान के जो मुसलमान थे वो अपने मजहब की बुनियाद पे अफगानियों को करीब समझते थे अपने से। उस जमाने में हर अफगानी तो नाम नहीं था होता इनका, सानी को या मुसलमानों को या जो भी इनके कबीलों का नाम होता था बारी बारी, इनको वो अपना हमअसर समझते थे। वो समझते थे हिंदुस्तान के मराठे और हिंदुस्तान के जो राजपूत हैं वो या सिख जो हैं वो, ये जो पठान है या ये जो ताजुक हैं उज़्बेक हैं, ये हमारे ज्यादा करीब इसलिए कि वो मुस्लिम है, और ये लोग हमारे हम वतन होने के बावजूद हमारे हम नवा हम ख्याल इसलिए नहीं है कि ये मुसलमान नहीं। एक ये बुनियादी फर्क था। तो ये जो मामला है ना ये चलता रहा। 1761 में इसने आखिरी तीसरी पानीपत की लड़ाई लड़ी है, और 1772 के करीब अब्दाली का भी इंतकाल हो गया। अच्छा, मजे की बात कि अब्दाली की कब्र के ऊपर लिखा हुआ है बादशाह खुरासान और तुर्कमानिस्तान। ठीक है भाई, नहीं उस वक्त अफगानिस्तान का कोई नाम नहीं था। अच्छा, ये जो उसके बाद फिर ज़ाहिर मुख्तलिफ कबाइल जो है उनकी हुकूमत रही अफगानिस्तान के ऊपर। हिंदुस्तान भी बहुत सारे दाखिली इंतशार का शिकार रहा। 1757 में एक तरफ ये लोग आए हैं अफगानिस्तान से, पंजाब पे हमलावर हुए हैं, दूसरी तरफ से फॉल हुआ है ईस्ट इंडिया कंपनी से। ठीक है। अच्छा, ये जब चले गए हैं यहाँ से अफगानी, फिर यहाँ पे सिख डायनेस्टी शुरू होती है पंजाब में या हिंदुस्तान में, और सिखों का रूल शुरू होता है। अच्छा, अब सिखों का रूल शुरू होता है, हम देखते हैं कि रंजीत सिंह की हुकूमत जो है वो जाके काबुल के पास तक जाके वो अपनी सरहदें फैला लेती है, और वो इनको यानी कब्जा कुब्जा करते हैं। अब कहने का मकसद ये है कि अगर अफगानी जो है या वो कौमें जो हैं अब्दाली के जमाने के अफगानिस्तान को अपनी असल टेरिटरी मानते हैं, तो वो टेरिटरी तो रंजीत सिंह ने खत्म कर दी थी, क्योंकि रंजीत सिंह तो उस टेरिटरी को क्रॉस कर गया था। और उसके बाद जब ब्रिटिश का जमाना आता है, अब इसकी डिटेल में हम चले जाए तो बात बड़ी लंबी है। जब ब्रिटिश का जमाना आता है, ठीक है, तो ब्रिटिश की
जो मेन मसला था उनके लिए अफगानी तो कोई इशू नहीं थे, ये खिता तो उनके लिए कोई इशू ही नहीं था ब्रिटिश के लिए। उनके लिए इशू था इस खिते दरिया आमू से पार का जो रूस था, और उस जमाने में जार की हुकूमत थी वहां पे, जार रूस उसकी हुकूमत थी, पीटर आजम की। तो इधर से जो ब्रिटिश थे वो रूस की जो एक्सपेंशन थी, उसकी जो एक्सपेंशन की पॉलिसी थी, जाहिर है ये उससे भी खायब थे। ये अपने जमाने की सुपर पावर थी। यहाँ अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत थी, क्योंकि 1761-60 तक तो ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत रही। उसके बाद डायरेक्ट हिंदुस्तान जो है मलका बरतानिया के अंडर आया। अच्छा, अब इनकी सरहद पे झड़पें भी रही हैं, इन लोगों ने इन्वेड भी किया है अफगानिस्तान को, अफगानिस्तान पे कब्जा भी किया है, वहां पे अपनी मर्जी की हुकूमतें भी बनाई ब्रिटिश ने। 3 जो मेन इनकी वॉर्स हुई है ना, उनको 3 एंग्लो अफगान वॉर्स कहते हैं, ठीक है, इसकी ब्रिटिश की और अफगानिस्तान की। फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर जो है 1839 से लेके 1842 तक है। दूसरी जो एंग्लो अफगान वॉर है वो 1878 से लेके 1880 तक है, और 1880 में ही ब्रिटिश ने इसका नाम जो था वो अफगानिस्तान रखा था। और तीसरी जो वार है वो इनकी हुई है 1919 में, ठीक है, 1919 में जब अमान-उल्लाह की हुकूमत थी उस वक्त। तो ये 3 इनकी मुख्तलिफ जो है वॉर्स हुई हैं, ब्रिटिश की और अफगानिस्तान की। मैंने इसके ऊपर, जब आपने मुझे बताया ना इस मौजूद में बात करनी है, तो मैंने वो पुरानी डायरियों में से कुछ डिटेल्स निकाली। अफगानिस्तान के हवाले से बहुत सारी इंफॉर्मेशन थी, और बहुत सारी बातें ऐसी हैं जब उनको बंदा ना बहुत ओपन तरीके से डिस्कस नहीं कर सकता। लेकिन मैंने सीधा कुछ पॉइंट बनाया कि मैं उनके ऊपर चले बात कर देता हूँ ना। अब जो पहली जो है इसकी फर्स्ट एंग्लो अफगान वार जो है, इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि 1816 के दौरान इसकी बारकजई एक कबीला है, इनकी वहां पे हुकूमत है, ठीक है, और इनकी हुकूमत थी जिसमें बारकजइयों की अभी हुकूमत नहीं आई थी, उसके बाद बारकजइयों की हुकूमत आई 1816 से लेकर 1839-38 तक। उस जमाने में कबाइल भी आपस में नंबरदाजमा थे, इनमें मुख्तलिफ जंग व जदल और लड़ाई जैसे आजकल जारी है। तो सबसे पहले वहां पे बारकजई खानदान जो था उसका एक हुक्मरान था, उसका नाम था दोस्त मोहम्मद खान। हाँ, इनकी हुकूमत आई है वहां पे, ये रहे 1826 से लेके 1863 तक तकरीबन। अच्छा, इनकी हुकूमत वहां रही है, तो इनका जो बेसिक मकसद था वो यही था कि अफगानिस्तान में एक, या उस इलाके में खुरासान में मुख्तलिफ कबीलों को मिला के तो अपनी एक हेजमनी कायम की जाए। अब बरतानिया जो था वो समझता कि ये जो खानदान है, ये जो लोग हैं, ये रशिया के ज्यादा करीब हैं, और ये रशियन इन्फ्लुएंस को यहाँ जब लेके आएंगे तो हमारा जो ये इलाका है पिंडी तक का और उधर से कोयटा तक का, इसको बड़ा खतरा है। लिहाजा बरतानिया ने इनके ऊपर कब्जा कर लिया, दोस्त मोहम्मद खान की हुकूमत को खत्म कर दिया, ठीक है, खत्म करके तो वहां कंट्रोल संभाल लिया। ये बात करने का मकसद सिर्फ ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ये मिथ बिल्कुल रॉन्ग है कि ये कभी कॉन्कर्ड नहीं हुए। दे कॉन्कर्ड मैनी टाइम बाय ब्रिटिश। अच्छा, उसमें उसकी जब डिटेल में जाते हैं तो एक दफा फिर बरतानिया की भी मार पड़ी है। जिस तरह अब अमेरिकन जो हैं ये वहां पे अपनी बागिया छोड़ के जब वापस चले जाते हैं तो पीछे से बगावत होती है, ये लोग उठते हैं, तो वो जो थोड़े बहुत उनके नुमाइंदे होते हैं उनको मार देते हैं। जब मार देते हैं तो अमेरिकन अगर आज दोबारा आना चाहें तो कौन रोक सकता है? यही सेम सिचुएशन जो थी उस जमाने में थी। बरतानवी जब चाहते थे वो काबुल चले जाते थे, हुकूमत चेंज करते थे, उनसे नेगोशिएशन करते थे, उनसे बात करते थे, और उसके बाद जब वो वापस आ जाते थे पीछे से फिर कोई ना कोई मसला बनता था, ये फिर अपना नुमाइंदा भेजते थे, फिर कोई ना कोई बात होती थी, फिर कोई एग्रीमेंट होता था। तो ये चीजें जो है ना इनकी चलती रही आपस में। बिल्कुल ऐसे ही है। और तो आपकी बात मैं काट के मादर के साथ, एक इस दौरान एक आदमी था, वो एक मामूली सा डाकू ही था जिसको बच्चा सक्का के नाम से याद किया जाता है। वो भी वो भी इसी उनकी आपस की जो थी ना चपकलश, उसके दौरान ये
वहां से कोई बंदूक लेके भागा। मैंने थोड़ी सी इसकी देखी थी, कुछ हुआ ऐसा कि ये एक पानी पिलाने वाले बच्चा सक्का का मतलब है हाँ, कि सिक्का उसको कहते हैं, माशी को कहते हैं ना, उनका पास की, बच्चा हाँ, था। पानी पिलाने वाले एक जो घर में जाके उसका ये बेटा था, और ये कुछ दिन अफगानिस्तान का बादशाह बन गया। एक दिन के लिए बना था। एक दिन, अच्छा, और बात एक है। दिन के लिए। सर सजाद साहब, थोड़ा सा मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। ये जो आपने मेंशन किया कि ब्रिटिश का और रशियन एम्पायर का आपस में एक तसादुम के रास्ते पे वो थे, तो थोड़ा सा इसके ऊपर जरा जो जो मेरी इंफॉर्मेशन थोड़ा सा जो मैं ऐड कर सकूं वो ये कि आज रशिया का जो मुल्क जो है ये उस वक्त जिस टाइम ये 1700 का जिक्र कर रहे हैं उस टाइम ऐसा नहीं था। रशिया बहुत तेजी से ईस्ट की तरफ एक्सपैंड कर रहा था, तो उसकी एक्सपेंशन को रोकने के लिए मतलब ब्रिटिश ने इस खित्ते जिसको अब अफगानिस्तान कहा जाता है, इसको न्यूट्रल, इन दोनों के दरमियान कोई क्या ऐसा कोई मायदा हुआ था न्यूट्रल गेम? मेरा इशारा ग्रेट गेम की तरफ, तो थोड़ा ग्रेट गेम के ऊपर रोशनी डालेंगे आप? हाँ, ग्रेट गेम इसमें आती है, ग्रेट गेम का जिक्र बिल्कुल है इसमें, क्योंकि ग्रेट गेम तो यही थी ना कि एक्सपेंशन जो है वो कैपिटलिज्म की, उसका कंपैरिजन था कम्युनिज्म से, और अफगानिस्तान को ज़ाहिर है ये एक न्यूट्रल स्टेट रखना चाहते थे, और ब्रिटिश की भी यही ख्वाहिश होती थी कि यहाँ रशियन इन्फ्लुएंस ना पड़े। और मजे की मैं बात बताऊं कि जो अमीर अब्दुर्रहमान के ज़माने में 1880 में जो अफगानिस्तान की बाउंड्रीज रीसेटल्ड हुई है ना, ये बरतानिया और रूस की मर्जी से हुई है, इन दोनों के नुमाइंदे मौजूद थे, और तीसरी नुमाइंदगी अफगानिस्तान की थी। रशियन भी जो थे वो भी चाहते थे कि ये खिता न्यूट्रल रहे, वो भी डायरेक्ट जो है ना कोalition नहीं, कोई तसादम नहीं चाहते थे बरतानिया के साथ, और बरतानिया भी डायरेक्ट तसादम नहीं चाहता था रूस के साथ, और इन दोनों की ये ख्वाहिश थी कि ये खिता जो है न्यूट्रल है। और यहाँ पे अफगानिस्तान को दाद भी देनी पड़ती है, और उनको उनको थोड़ा सा यहाँ पे मेरा ख्याल है कि थोड़ा सी उन्हें स्पेस भी देनी चाहिए, कि ये उनकी हिम्मत थी कि एक कमजोर मुल्क, कबीले की हुकूमत, एक तरफ बरतानिया जैसी सुपर पावर, एक तरफ रूस, अब वो जाए तो जाए किस तरफ? अगर वो रूस से मिलते हैं तो बरतानिया नाराज होता है, अगर बरतानिया से मिलते हैं तो रूस नाराज होता है। तो उनके लिए भी ये बहुत मुश्किल मूवमेंट थे कि उन्होंने कैसे इन दोनों ताकतों के साथ अपने तल्लुकात जो है बरकरार रखने हैं। मेरा ख्याल है कि शायद रशिया की इसी एक्सपेंशन को रोकने के लिए ब्रिटिश ने जो अपना वेस्टर्न कमांड का सेंटर था वो रावलपिंडी में इसीलिए बनाया था। बेसिकली वो वैसे इसीलिए था, बिल्कुल यू आर राइट। वो बेसिकली जो पिंडी की कोर थी, वो सबसे पुरानी गार्बन की कोर है, वो वेस्टर्न बॉर्डर को सेव करने के लिए बनाई गई थी। और इधर से चित्राल में, इधर से खैबर राइफल, ऊपर कोयटा तक सारा जो था एरिया, पुरानी उनकी छावनी है जो है ना खोजक पास तक, वो अंग्रेज के जमाने की सारी ऊपर पहाड़ों पे बनी हुई है, जितनी भी वो फौजी छावनियां थी, छावनियां तो नहीं कहना चाहिए, चौकियां जो है वो थी, तो सब अंग्रेज के जमाने की। और इनके लिए बहुत बड़ा खतरा था ये हमेशा, ये जो वेस्टर्न बॉर्डर है ये वाला इनके लिए हमेशा बहुत रूस की वजह से और इवन अफगानिस्तान की वजह से भी खतरे की अलामत रहे, और इस तरफ से कभी भी सिक्योर नहीं हुए। तो ये जो रिलेशन, जी, ये जो 3 एंग्लो अफगान वार का आपने जिक्र किया है, इसका कुछ आउटकम बताएंगे? इन तीनों वार्स की आउटकम क्या क्या रही? इसकी आउटकम ये रही कि रूस अपना अफगानिस्तान में हुकूमतें चेंज होती रही। जैसे ये औरकजई कबीले की मैं बात की है ना, अब इनके मैंने सॉरी बारकजई कबीले की बात, औरकजई ने बारकजई कबीले, अगर मैंने औरकजई कहा तो मेरे मुंह पे वैसे चढ़ा। बारकजई के हाकिम थे ना, पहले 2 मोहम्मद खान थे, फिर उनको हटा के उनके बेटे को शेर अली खान को रखा गया, फिर उसके बाद यकूब खान थे, फिर अब्दुर्रहमान खान। यकूब खान ने तल्लुकात बनाए रूस के साथ, उसको हटाया गया, फिर उसकी जगह अब्दुर्रहमान खान को लाया गया जो कि
इनका भतीजा था शेर अली का, या इनके भाई का बेटा था, ठीक है। फिर उसके बाद हबीबुल्लाह खान है, फिर अमानुल्लाह खान है, फिर उसके बाद हम देखते हैं ये नादर खान है। नादर खान का बेटा जाहिर शाह, जो हम सबके लिए बड़ा मशहूर शख्सियत है, 1932 से लेके तो 75-76 तक उनकी हुकूमत रही है। तो ये इनका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा रहा। काबुल में सरहदें रीडिफाइन हुई, बरतानवी जो थे ये इनको पैसे देते थे। सरदार याकूब के साथ एक बड़ा मशहूर था, उसका नाम था माहिदा गंदोमक, ठीक है। गंदोमक के मकाम पे वो माहिदा हुआ, उसमें भी इनकी बाउंड्री सेटलमेंट हुई। और बेसिक जो माहिदा था ना सरहदों का, जो सबसे फाइनल था बरतानिया और अफगानिस्तान के दरमियान, वो हुआ था इसमें हबीबुल्लाह खान के दरमियान, ब्रिटिश के दरमियान, ठीक है। हबीबुल्लाह खान और ब्रिटिश के दरमियान माहिदा जो थी वो उस जमाने में इन्होंने ड्रॉ की है। अब ड्यूरल लाइन जब ड्रॉ होती है तो जब उसका बेटा हबीबुल्लाह खान आता है दोबारा, यानी अमानुल्लाह वो हबीबुल्लाह खान जब आता है, अब्दुर्रहमान के बाद हबीबुल्लाह खान जब आता है, तो उसको दोबारा बुलाया जाता है। लॉर्ड किर्जन थे गालबन, उन्होंने उसको बुलाया कि तुम आके दोबारा तौसीक करो इस मायदे की। तो उसने कहा मेरे बाप ने जो मायदा कर दिया था, आई एम ओके विद दैट, उसको दोबारा तौसीक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो लॉर्ड किर्जन का अपनी पॉलिसी थी, उसने कहा नहीं, ये तुम्हारे बाप के साथ तो जो मायदा था, इनका ख्याल था कि इसमें हम कुछ और अमेंडमेंट करें, तो वो नहीं आया। और इन्होंने क्या किया कि ये जो पैसे देते थे ना काबुल हुकूमत को, 18 लाख रुपया देते थे ये साल का, ठीक है। 18 लाख बड़े पैसे होते थे काबुल हुकूमत को उस जमाने में। इन्हें 18 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम थी, और असला भी देते थे उनको कि आप अपनी जो पावर है उसको बरकरार रखें ताकि आपके ऊपर कोई और इन्फ्लुएंस ना करे। इन्होंने उसको पैसे भी देने बंद कर दिए, असला भी देना बंद कर दिया, जिसके नतीजे में फिर वो उनके ऊपर प्रेशर पड़ा बहुत ज्यादा। तो हबीबुल्लाह खान को फिर मजबूरन इनके साथ मायदे की तौसीक करनी पड़ी। तो 1904 में गालबन दोबारा उन्होंने ड्यूरल लाइन के मायदे की तौसीक की है ना। तो ये इसलिए इस इशू, इसमें जो इशू था बॉर्डर में, ये कोई इशू ऐसा था नहीं, क्योंकि ये हाकिम वक्त का दूसरी हुकूमत के साथ एक परमानेंट सेटल्ड इशू था, जिसे आप एक परमानेंट बाउंड्री सेटलमेंट कहते हैं। ना पाकिस्तान की तरफ से इस पे कोई डिस्प्यूट था, ना किसी इंटरनेशनल फोरम पे इस पे कोई डिस्प्यूट है, ना यूनाइटेड नेशन में कोई डिस्प्यूट है। दुनिया के किसी खित्ते के रिकॉर्ड में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं है। इट्स अ मैच्योर बॉर्डर लाइन। लेकिन इसको अफगानिस्तान ने इंडिया की कहने के ऊपर, और इसके मदाखलत के बड़े सबूत भी थे, और इसकी बड़ी लंबी चौड़ी दास्तान है कि किस तरह इस इशू को रेज किया और एक कॉन्फ्लिक्ट बनाना चाहा पाकिस्तान के साथ। लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो वन साइडेड है, इसमें कोई जान नहीं थी किसी किस्म की। तो ये इस बॉर्डर डिस्प्यूट की थोड़ी सी जो है ना बैकग्राउंड है। तो आपने जो सारी ये डिस्क्रिप्शन बयान की है, तो उससे ये पता चलता है कि 1740 के बाद, बल्कि उससे पहले भी ये जो अफगानिस्तान है मोर लाइक अ क्लाइंट स्टेट रहा है मुख्तलिफ पावर्स की। हाँ, और ये कभी भी, अच्छा इसमें एक और बात, ये कभी भी पश्तून रियासत नहीं था। ये कॉन्सेप्ट ही गलत है। पश्तून आ जाके तो अहमद शाह अब्दाली था, जो गजनवी था, सुल्तान महमूद गजनवी, वो पश्तून नहीं था, ठीक है। और जो मोहम्मद गौरी था वो ताजिक था। यहाँ पे जो ज्यादातर लोग थे ना वो ताजिक, उज़्बेक जो बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते थे। पश्तून बहुत कम लोग थे, जैसे शेर शाह सूरी पश्तून था, अहमद शाह इन्वेडर्स ज्यादा पश्तून नहीं थे, मतलब पश्तून पॉपुलेशन काफी थी यहाँ पे। पश्तून पॉपुलेशन जरूर थी, लेकिन इनमें कोई ऐसी लीडरशिप कभी भी नहीं रही कि जिसने, मैं जैसे बताया शेर शाह सूरी था या अहमद शाह अब्दाली था, बट फॉर वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड। कोई बहुत लंबी चौड़ी डायनेस्टी कभी भी कायम नहीं हुई इनकी। अच्छा, ये जो कबीले हैं, ताजिक आपने कहा, पश्तून का, ये शुरू से इधर रह रहे हैं आपस में इकट्ठे? कबीले नहीं है, ये पूरी कौमें है। ताजिकिस्तान पूरी रियासत है,
ठीक है। ताजिकिस्तान, अच्छा ये उसके साथ लिंक है इनका? हाँ, ये उसी 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 खित्ते के लोग हैं। ताजिकिस्तान पूरी रियासत है, उज्बेकिस्तान पूरी रियासत है। अच्छा, फिर एक और मजे की बात, अब बातें होती जा रही है, मेरे ज़हन में बातें आ रही है, ये कभी भी पश्तो स्पीकिंग भी ये इलाका नहीं था मुजफ्फर साहब, ये फारसी स्पीकिंग इलाका था। जाहिर है वो उसके ये पर्शियन जो इन्फ्लुएंस था यहाँ पे, और ये सारा फारसी स्पीकिंग इलाका था। इवन रंजीत सिंह के दरबार में फारसी बोली जाती थी, उसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो फारसी थी। अच्छा, ये अभी बिशारत साहब ने सवाल किया था मुख्तलिफ कौमों के बारे में। मैं जो मेरी इंफॉर्मेशन है मैं थोड़ा सा मतलब वो दे दूं। अफगानिस्तान के अंदर जो कौमें, उनमें ताजिक, उज़्बेक, किर्गिज भी हैं थोड़े से, और पश्तून, ये बड़े ट्राइब। अच्छा, ये जो ट्राइब हैं उज़्बेक, किर्गिज, काजिक, ये तुर्क ट्राइब है। ये लोग बुनियादी तौर पर तुर्क हैं। ये वहीं से मतलब जो मंगोलों का रीजन है उसी नस्ल से ताल्लुक है, और फिर एक्सपैंड होते होते हैं। सिर्फ जो ताजिक है इनके अंदर, ये लोग पर्शियन डिसेंडेंट्स हैं। मतलब जो ताजिक हैं वो ईरानी नस्ल के ज्यादा करीब हैं, और बाकी जितने भी जिनके बाद तान का लफ्ज आता है, ये उज़्बेकिस्तान, किर्गिज़िस्तान, तुर्कमानिस्तान, काज़ाकिस्तान, ये सब तुर्क लोग हैं। जी। जो अच्छा, अगर आप यहाँ पे एक और बड़े मजे की, अगर आप नक्शा देखें ना इन सारे मुल्कों का, किर्गिज़िस्तान, उज़्बेकिस्तान, हर मुल्क के अंदर एक दूसरी कौमियत की काबिल जिक्र माइनॉरिटी मौजूद है। मतलब किर्गिज के अंदर उज़्बेक बहुत बैठे होंगे, उज़्बेकिस्तान का जो नक्शा उसके अंदर काजिक बहुत बैठे हुए हैं, ताजिकिस्तान के नजर के अंदर तुर्क बैठे होंगे, तुर्कमानिस्तान के लोग बैठे होंगे। ये सोचने की बात है कि ये क्यों है। इसकी वजह ये है कि इनके ये नक्शे रशियन एम्पायर ने ड्रा किए हुए। उन्हें आपस में रशियन एम्पायर, और फिर जब रशियन एम्पायर कन्वर्ट हुई है सोवियत यूनियन में, तो उन्होंने इन इलाकों के, इन कौमों के जेर तसल्लुत जो इलाका था उसको इस तरह से डिफाइन किया था कि हर एक कौम के अंदर दूसरी कौम काबिल जिक्र तादाद में मौजूद रहे। और अफगानिस्तान के अंदर जो बड़े बड़े लिंग्विस्टिक ग्रुप जिनको हम कहेंगे, उनमें सबसे बड़ा तो पश्तून है, लेकिन उसके बाद जो आते हैं वो ताजिक और उज़्बेक आते हैं। और वो क्यों मौजूद है अफगानिस्तान के अंदर, उसकी वजह यही है कि ये जो सेटलमेंट हुई रशियन एम्पायर और ब्रिटिश एम्पायर के दरमियान, तो वो कुछ ऐसे हुई। उन्होंने रशियंस ने कहा कि हम इससे दरिया मुंह से नीचे हम नहीं आएंगे, तो ब्रिटिश ने कहा जी खैबर की उस तरफ हम नहीं जाएंगे। तो बीच में जो मतलब भानुमती का कुंभा बच गया, उसको उन्होंने कहा जी ये मतलब ये अफगानिस्तान है, चलो जी मतलब ये। तो ये नक्शा उभर के हमारे सामने आ रहा है अफगानिस्तान का। और अली सजाद साहब की बातों से जिस तरह ये पता चल रहा है कि मोर और लेस ये क्लाइंट स्टेट, मतलब डिपेंडेंट स्टेट, क्लाइंट स्टेट, ये अब तक का ये बात समझ में आती है। बिल्कुल ऐसे ही है, और हमने अच्छा उसके ऊपर यानी पूरा कंसाइज की है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, इसमें मजे की बात मैं और बताऊं कि 1919 में जब ये रावलपिंडी में इन्होंने साइन किया ना दोबारा, तीसरी अपनी जंग खत्म की है और परमानेंट एग्रीमेंट साइन हुए हैं, उस दौरान रशिया में भी इनकलाब आ चुका था, यूएसएसआर बन चुका था वहां पे भी। अच्छा, इन्होंने अफगानिस्तान वो वाहिद कंट्री है जिसने सबसे पहले यूएसएसआर को रिकॉग्नाइज किया, एक्सेप्ट किया। इन्होंने बल्शविक पार्टी से अपने तल्लुकात फौरी तौर पे बहाल किए, क्योंकि अमानुल्लाह वगैरह मार खा चुके थे बरतानिया से काफी, और इनका ख्याल था कि हम लोग इनकी बजाय अब उधर देखें, उस साइड पे देखें। इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि ये जो एरिया ये कभी भी फीजेबल रियासत नहीं रहा, कभी भी एक ये स्ट्रॉन्ग रियासत नहीं रहा, क्योंकि ज़राअत भी नहीं थी, एग्रीकल्चर भी नहीं था उस जमाने में, मादनियात भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। तो हमेशा एक तोफैली, एक पैरासाइट रियासत के तौर पे उनका सर्वाइवल जो है रहा है। तो एक तो पीरियड ये है ना, यानी इसमें मैंने मुख्तसर से मुख्तसर बात करने की कोशिश की है
और मौजूद तो ये ऐसा है कि इसके ऊपर डिटेल से बात होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं, हिस्टोरिकल एक मौजू चीज है। पे डिटेल से बात होनी चाहिए, इसको लेकिन कंट्रोल कर। इस तरह करते हैं कि नाजरीन की दिलचस्पी भी इसमें है और हमारी अपनी भी है। इसका हल ये करते हैं, क्योंकि आज का टाइम तो खत्म हो चुका है, लेकिन इसको फिर क्योंकि अभी तक तो हम आए नहीं जब पाकिस्तान वजूद में आता है या दूसरी जंग अजीम पहले, मतलब उस सिलसिले को भी लेके मैं चलते हैं। इसको फिर इस तरह करते हैं कि एपिसोड्स में कर लेते हैं। ठीक है। आज की जो है इसको आप वाइंड अप करके, तो ये तो हो गया ना, यानी 1947 से पहले का इलाका, यानी अहमद शाह अब्दाली से हमने शुरू किया थोड़ा सा जी कि अफगानिस्तान का हिंदुस्तान का जो एक लव हेट का रिलेशनशिप है, लूट मार का रिलेशनशिप है। फिर बरतानवी आ गए, उन्होंने अफगानिस्तान को मारा है, उनसे अपने मफादात लिए, जहां दा लगा अफगानिस्तान का उन्होंने इनको भी मारा, जब ब्रिटिश को जो बच जाते थे वहां पे पीछे, ये फिर वहां जाके इन्वेड कर देते थे, हुकूमत बदल देते थे, कोई नया बंदा ले आते थे, तो एग्रीमेंट हो जाते थे। तो अफगानिस्तान बरतानिया के लिए दर्द सर कभी भी नहीं रहा। ये भी मिथोलॉजी गलत है। ये इन्होंने उसको अफगानिस्तान को कभी अपने लिए चैलेंज नहीं समझा बरतानिया, नहीं समझा। ये सिर्फ कंट्रोल रखना चाहते थे, उन्होंने रखा कंट्रोल। 1857 में जब ये ब्रिटिश ने कब्जा किया है सब कॉन्टिनेंट के ऊपर, तो ये क्या साथ ही अफगानिस्तान चले गए थे या कि बाद में गए उधर? नहीं, मेरा ख्याल जी जी भैया, अपना क्या कह रहे हैं? ये आगे आगे कर लेते हैं, यहाँ से शुरू करते चलें फिर इस तरह करते हैं। यहाँ पे वैसे अगर, क्योंकि बात तो जाहिर बात है लंबी है, यहाँ से शुरू करेंगे। फिर 1857 के बाद फिर किस तरह जो नक्शा वो चेंज होता है। आप दोनों का आज की नशिस्त के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया। नाज़रीन अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह यहीं से शुरू करेंगे अगला तसलसल, और इसको भी शायद 2 हिस्सों में मैं करूं अपलोड, ताकि लंबी एक किस्त ना बन जाए। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिए, अस्सलाम वालेकुम।